अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ मुनीर की अंधाधुंध साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मुनीर ने पहले अडियाला जेल में बंद इमरान को करीब आधा अंधा कर दिया और उसके बाद अब खबर है कि परिवार और वकील को बताए बिना इमरान को आधी रात को जेल से निकाला गया। बड़ी खबर है कि इमरान को हाई सिक्योरिटी के बीच रावलपिंडी की अडियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल लाया गया। इमरान के जेल से अस्पताल लेने से पहले ना तो उनके परिवार से कुछ कहा गया, कुछ बताया गया और ना ही वकील को सूचना दी गई। इमरान को PIMS अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए इंजेक्शन लगाया गया है। डॉक्टर्स ने उनकी आंख में anti-VEGF इंजेक्शन का दूसरा डोज लगाया है। इमरान खान की दाहिनी आंख की सिर्फ 15% ही रोशनी बची हुई है। डॉक्टर्स ने उनकी आंख की देखभाल के लिए 3 इंजेक्शन लिखे थे, जिसमें से दूसरा इंजेक्शन लगवाने के लिए उन्हें PIMS लाया गया था। करीब 1 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको पता चल गया होगा कि खान साहब को ये लोग पिम्स अस्पताल लेकर आए थे। वहां पे खान साहब की दोबारा से ट्रीटमेंट की गई है, इंजेक्शन लगाया गया और 1:21 पे खान साहब को यहां से वापस ले गया। मुझे जो ही खबर मिली कि खान साहब को पिम्स लेकर आए हैं, तो मैं यहां से बनीगाला से एकदम से उठा और पिम्स गया। जब मैं वहां पर गया तो दिल के जो इमरजेंसी है उसकी बैक साइड से खान साहब को लेकर गए थे। आंखों की ट्रीटमेंट भी वहां पर ही होती है, मतलब आसपास ही है। तो वहां पे बिल्कुल ब्लैकआउट था, बिल्कुल लाइट्स ऑफ थी। तो सिविल में बंदे खड़े थे, मास्क उन्होंने पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा यहां से आगे जाओ, यहां से आगे जाओ, नहीं रुकना। तो मैं हल्की सी गाड़ी आगे करके जा ही रहा था, मैंने शीशा नीचे किया तो एक करोला मेरे पास से गुजरी। तो उससे बंदा मुंह निकाल के कह रहा था साइड पे करो गाड़ी। मैं समझा कुछ जानने वाला होगा, PTI के होंगे, शायद कोई बात करना चाहते हो इस हवाले से। तो मैं देखता हूँ पीछे गाड़ियों की लाइन आ गई है। तो एकदम से मैंने फिर कैमरा निकाला और वीडियो बनाई है। इतनी देर में 1-2 गाड़ियां आगे चली भी गई थी। तो जो वीडियो वायरल हो रही है आपने देखी है, वो खान साहब को इन्हीं गाड़ियों में वापस लेकर गए हैं। कंफर्म कैसे हुआ है कि खान साहब को इन्हीं गाड़ियों में लेकर गए हैं? मैं जब यूं आगे गया, बैक साइड से लेकर गया खान साहब को, इमरजेंसी के जो साथ ग्राउंड है ना, उधर से बैक साइड से खान साहब को वापस लेकर गया। तो वहां पे आगे मेरे ख्याल से इनके हॉस्टल्स हैं, तो वहां का गार्ड खड़ा था। मैंने पूछा कि ये दिल की इमरजेंसी का रास्ता किधर जाता है ना, मैं उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा था। तो कहते वो तो बैक पे। मैंने कहा वहां पे नहीं जाने दे रहे। कहते हाँ कोई मसला है। मैंने कहा ये रास्ता कहाँ से जाता है जहां से ये गाड़ियां गई हैं? कहते हैं ये तो अमूमन बंद होता है। मैंने कहा ये यहाँ से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता? कहते हैं हाँ बाहर निकलता है लेकिन ये बंद होता है। तो एकदम से क्लिक करके कि वो अमूमन रास्ता वो बंद होता है, तो वहां से खान साहब को बाहर ले गए। जब मैं वापस आया इमरजेंसी के सामने, तो मैंने गाड़ी रोकी। मैंने पूछा कि अंदर जा सकते हैं? कहते हैं हाँ जा सकते हैं। मैंने कहा पहले नहीं जाने दे थे। कहते पहले मसला था। तो उस बंदे ने कहा कि इनको अंदर जाने दे दो। राहुल सर, आपने सुना यहाँ पर जो बता रहे थे कि एक आम नागरिक है कि किस तरह से इमरान खान को आधी रात को लेकर गया, तो क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं है? तो और क्या, परिवार तो यही कह रहा है ना, कॉन्स्पिरेसी, आधी रात को ले जा रहे हैं, दिन में ले जाते हैं, बता के ले जाते हैं। देखिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई डेंजरस प्रोसीजर जो है वो किया जा रहा हो। यहाँ आम आपके नोएडा में अच्छे खासे हॉस्पिटल्स में ये प्रोसीजर होता है। आधी रात को एज, अब उनको इमरान खान से प्रॉब्लम है भाई, पाकिस्तान को इमरान खान से प्रॉब्लम है उसकी। अच्छा, उनको जो ले जाया गया वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया गया, पूरे काफिले में ले जाया गया, इसलिए ले जाया गया उनको कुछ हो ना जाए। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो पाकिस्तान में बाल मच जाएगा पूरा। तो कोशिश ये है कि इमरान खान जो है वो जेल में ही रहे, लेकिन इमरान खान को कुछ हो नहीं, ताकि पाकिस्तान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे। क्योंकि वहां पे अभी भी इमरान खान को लेकर इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इमरान खान को बाहर निकालने को लेकर, और इमरान खान को कुछ हो गया तो और दिक्कत है। और ये जो प्रॉब्लम इमरान खान को एज रिलेटेड होती है, बहुत सारी एज रिलेटेड, 73 ईयर्स ओल्ड हैं इमरान खान, और एज में जो है आई की कॉर्निया में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण ये नहीं। आप कह रहे हैं कि कुछ हो जाए, तो वहां पर तो पूरी की पूरी सत्ता ये सेना संभाल रही है राकेश सर। तो क्या दरअसल ये डर इस बात का है कि कुछ हो ना जाए, या फिर वो संभल नहीं रहे हैं? इमरान खान का मुद्दा किस तरह से संभाले समझ नहीं आ रहा, मुनीर को ना ही शाहबाज को। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आसिफ मुनीर के गले की हड्डी बन गए हैं इमरान खान। अब आप याद करिए बसंत पंचमी में जब बसंतोत्सव मनाने का निर्णय किया गया, तो फिर ये निर्णय को वापस लिया गया, क्योंकि पतंगोत्सव होगा तो वहाँ की सरकार और इनको सेना को ये लगा कहीं इमरान खान की फोटो छाप के न उड़ा दें। अब ये जो रात में लेके जा रहे हैं, तो डर इस बात का है सार्वजनिक तौर पे यदि लेके जाएंगे तो इमरान खान के समर्थक पूरे सड़क पे उतरे होंगे
और वो कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए चोरी चोरी चुपके ले जाते हैं, उनका इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर वापस अडियाला जेल में छोड़ देते हैं। अब सवाल यही है कि जब पहले परिवार के लोगों को मिलने दिया जाता था इमरान खान से, तो इमरान खान जो मैसेज देते थे उनकी बहन आके बाहर समर्थकों को बताती थी और उससे एक बड़ा बवाल तैयार होता था। आसिफ मुनीर चाहते हैं कि इमरान खान से संबंधित कोई भी बात लोगों के बीच में ना जाए। ये हर संभव प्रयास वो कर रहे हैं और उस प्रयास का रिएक्शन ये हो रहा है कि इमरान खान की लोकप्रियता। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही ना, गले की हड्डी। अब पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज शरीफ के गले में एक हड्डी नहीं है, बहुत सारे हड्डियां। उसमें से एक और हड्डी की हम बात करते हैं, वो है तालिबान। यस, क्योंकि तालिबान उनका दोस्त था या फिर कहें कि बहुत अच्छे संबंध थे, अब तो वो हड्डी बन गया है। मुनीर से बदला लेना शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया है और बताया जा रहा है कि टीटीपी के लोगों ने कराक के शाहिदान में एफसी पोस्ट पर ड्रोन से हमला किया है। अब इसके बाद घायल पाकिस्तानी सैनिक को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में टीटीपी वालों ने उस एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया। अब इस अटैक में 3 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर आ रही है। उधर अफगान तालिबान ने भी ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की स्ट्राइक का बदला बहुत जल्द लेंगे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर मूवमेंट बढ़ा दिया है और बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाके डूरन लाइन की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने साफ कह दिया था कि हम बदला लेंगे और ये जो बदला लिया जाएगा पाकिस्तान याद रखेगा, उसकी बस ट्रेलर आपने देखी है, आगे देखिए बहुत कुछ होने जा रहा है। अब मुनीर के लिए बलूचिस्तान से भी बुरी खबर आ रही है। बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाके मौत बनकर टूट रहे हैं। बलोच विद्रोहियों ने ऑपरेशन हरफ 2 का नया वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें वो नेशकी की एक पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये आप बलूचिस्तान की तस्वीर दे रहे हैं, नुश्की बलूचिस्तान, जहां पर ये बीएलए के लड़ाके हैं जो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। और याद रखिएगा कि अभी तक 7 जो फौजी हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है, जिनको पकड़ लिया था बीएलए के लड़ाकों ने और पाकिस्तानी सेना ने उनको डिसोन कर दिया था, कह दिया था कि ये हमारे लोग ही नहीं है। उनको अपनी आई कार्ड दिखा के बोलना पड़ा था कि हम पाकिस्तान के सैनिक हैं। और इस वक्त जो बलूचिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान की ओर से हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर, वो अपने आप में कहने के लिए काफी। अब देखिए, आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बना रहे हैं, इनके पास आरपीजीज हैं और आरपीजीज के जरिए ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनको उड़ाते हैं या फिर आईडी का इस्तेमाल करते हैं। राकेश सर, हमने एक हड्डी की बात की, फिर दूसरी हड्डी हमने तालिबान बताया, देख तीसरी हड्डी यहां पर बलूचिस्तान है। आखिरकार ये जो खैबर पख्तूनख्वा में होता है, दिखता है कि भाई टीटीपी पहले हमला करती है, जब एम्बुलेंस पर भी हमला कर देती है, तो खैबर पख्तूनख्वा क्या पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे से बाहर निकल चुका है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान इस समय पर चौतरफा घेराबंदी में। एक तरफ से अभी भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। बलूचिस्तान आज की डेट में पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो गया है। यदि पाकिस्तान की सेना और पुलिस से बात किया जाए, बलूचिस्तान में जाओगे तो मुझे लगता है वो कांप जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात बलूचों ने बीएलए ने वहाँ कर रखा है, कोई सैनिक वहाँ पदस्थापना नहीं चाहता। पुलिस वाले दबे कुचले वहाँ छुपे हुए हैं। तीसरा, तालिबान से इन्होंने जो पंगा किया, उनके नागरिकों पे जो हमला करवाया आसिफ मुनीर ने डाइवर्जन के लिए, जो वहाँ हमला कर हुआ पाकिस्तान के अंदर, उससे डाइवर्ट करने के लिए उसने अफगानिस्तान पे हमला कराया। लेकिन उसका नकारात्मक पक्ष सामने यह आया कि तालिबान ताल ठोक के सामने आ गया। अब पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या है, इधर वो इस्लामिक देशों में संदिग्ध हो गया है अमेरिका को लेके, इधर भारत की तरफ से भी खड़ा हुआ। तो आप आज देखिए कि आज की डेट में पाकिस्तान के लिए भयगत सांप छछुंदर केरी उगिलत बने न लीलत केरी ये हालत हो गई पाकिस्तान। अब डर अच्छी बात है, और पाकिस्तान के लिए डर इसलिए अच्छी बात है क्योंकि वो भारत के साथ जिस तरह से अपने रिश्तों को बेहतर करने के बजाय लगातार बदतर करता गया, उसके अंदर डर बहुत जरूरी है। और इस डर को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगली खबर उनके अंदर और खौफ पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि भारत बहुत ही जल्द लेजर हथियारों से लैस होने जा रहा है। कहां से? प्रधानमंत्री मोदी जब इजरायल जाएंगे तो भारत और इजरायल के बीच एक बड़े सौदे की बात सामने आ रही है। भारत और इजरायल के बीच कुछ अहम रक्षा समझौते होने जा रहे हैं और भारत लेजर हथियारों और ब्राह्मोस से भी तेज मार करने वाली मिसाइलों का सौदा कर सकता है। इजरायल के साथ आयरन डोम के साथ लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। इसके अलावा एडवांस ड्रोन, लॉन्ग रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को भी खरीदने पर बात पक्की हो सकती है या फिर ज्वाइंट प्रोडक्शन हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी कल तल अवीव पहुंचेंगे। पीएम मोदी इजरायल की संसद को संबोधित भी करेंगे और मोदी के इजरायल दौरे को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। We usually do not elaborate the specifics of the industrial defense cooperation, but I can tell you that indeed missile defense is one field that we're going to deal with.
The combination of AI with drones is another field that we're going to deal with in the future. There are many things that are going to happen as a result of this signing of this agreement. And this is going to really become a special strategic relation in which we're going to do things that are important for both countries and are more sensitive. राहुल से छोटा सा रिएक्शन मैं लेता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो वो कभी भी खरीद पे भरोसा नहीं रखते, वो जॉइंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने बराक भी यहां पर बनाया है। तो इस तरह के जो होने जा रही है साझेदारी, पिछले जो सौदे हुए उससे कितना अलग होने जा रहा है इस बार का? देखिए, कुछ तो खरीद की बात है, कुछ जो है जॉइंट प्रोडक्शन की बात है। इसमें खास तौर से अगर मैं बात करूं $8.6 बिलियन के सौदों की बात हो रही है। उसमें स्पाइस 1000 प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं, ये जो है बालाकोट में भारत ने इस्तेमाल किए थे। उसके बाद जो है जो रैम्पेज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल है जो 250 किलोमीटर की है, ये अभी सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया था, ये खरीदने की बात है। कुछ और जो आइस ब्रेकर मिसाइल है 300 किलोमीटर की, उसको खरीदने की बात है। बराक लॉन्ग रेंज मिसाइलों को बनाने की या उसके साथ उसके सौदों की बात है। तो बहुत सारे, वैसे भी इजराइल ने भारत की, जहां तक सुरक्षा की सवाल है, बहुत सारी मदद की थी। करगिल के वक्त भी उन्होंने मदद की थी और लगातार भारत और इजराइल के जो रक्षा संबंध है बहुत ही अच्छे हैं और इजराइल जो है वो इस तरह की मदद करता है। एक खास बात जो है वो लेजर जो वेपन है, वो खास तौर से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार करने के लिए जो बात होती है, वो आयरन डोम का हिस्सा भी है उनके यहाँ पे। और भारत भी जिस तरह से यहाँ पर सुदर्शन चक्र बनाना चाहता है, उसका हिस्सा है वो यहाँ। जाहिर बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जिस तरह से इजराइल ने, राकेश सर, अपनी तरक्की की है, उसके लिहाज से तो वाकई भारत के लिए बहुत अच्छा होगा जो भी सौदे होंगे। लेकिन साथ ही जो एक खास तौर पे कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कल हेक्सागन एक संधि बनाई जा रही है, जिसमें भारत, उसके अलावा अरब मुल्क होंगे, यूएई होगा, सऊदी अरब होगा, और वहां से रास्ता सीधा पहुंचेगा इजराइल होते हुए, सीधा साइप्रस होते हुए, ग्रीस होते हुए यूरोप। ये जो एक आईमैक जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वो एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है सी पैक का, या कहे सी पैक, साथ ही साथ जो एक तरह से चाइना ने अपना जो बेल्ट एंड रोड तैयार किया है, उसका एक तोड़ है, वो भी देखने को मिलेगा। देखिए, चाइना का जो सबसे बड़ा एजेंडा था वह था सिल्क रोड का, और वो सिल्क रोड को इस तरीके से भट्ठा बैठा है कि वो तो बन नहीं सकता। वो चाहता था कि हमारा पूरा माल डंप होगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में, वहाँ से हम पूरी एशियाई देशों में सप्लाई करेंगे। लेकिन वो पूरा उसकी एजेंडा खत्म हो गया। भारत की तरफ से जो चाबहार पोर्ट का एक योजना भी खटाई में पड़ गई, लेकिन भारत एक नए जो कॉरिडोर की आप बात करें, वो कॉरिडोर एक संयुक्त कॉरिडोर बनेगा, और उससे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा भारत का। अब जो समझौते की भी यदि हम बात करें, तो भारत इस समय पर धड़ाधड़ समझौते कर रहा दुनिया के तमाम देशों के साथ जी। उससे एक चीज स्पष्ट हो रही कि भारत सिर्फ अब खरीदार नहीं रहना चाहता, भारत अब उत्पादक भी बनना चाहता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि भारत खरीदार नहीं है, भारत उत्पादक है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी जा रहे हैं और जिस तरह की भी डील कर रहे हैं, उस डील में एक बात का ध्यान रख रहे हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। लेकिन डीलों के जिक्र करते हुए एक और डील जिसको बहुत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है, वो क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच जो डील है वो बनते नहीं बन रहा है, और इसको लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इस वक्त इजराइल के करीब पहुंच चुका है, यानी कि भूमध्य सागर में तैनात है, और वो बहुत ही जल्द अपनी पोजीशन पर तैनात हो जाएगा। अब उसको कहां रखा जाएगा, इसको थोड़ा क्लासिफाइड रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा। अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर अटैक भी कर सकता है। हालांकि 26 फरवरी को जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का तीसरा राउंड होना है, लेकिन जानकारों के मुताबिक बातचीत से पहले ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका उस पर लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, चाहे वो लिमिटेड स्ट्राइक हो क्यों ना हो, वो पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देने जा रहा है। तो ये आप तैयारी देख रहे हैं, जहां पर ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी। ما اگر بخوایم با حسن نیت نگاه بکنیم، چون مبنای ما این هست، این رو میذاریم به خطای زبانی، به خاطر اینکه این دیگه مثل روز روشن هست که این بحثی که مطرح شده یک بحث کاملا ما این رسالت تاریخی رو امروز درک میکنیم و با تمام قوا انشالله از ایران عزیزمون، از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود
مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست با قوت انشالله دفاع میکنیم و حفظ میکنیم. बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता राकेश सर, लेकिन जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ में एक धमकी भी दी गई है। अब कैसे धमकी है, क्योंकि जिनेवा में बातचीत को लेकर कोशिश हो रही है, उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, अगर डील नहीं हुआ तो वो हमला करने के लिए तैयार है। और मैं एक एसएमएस का जिक्र करूंगा आपको, उसके साथ अपना जवाब दीजिएगा कि एक एसएमएस ईरान में किया जा रहा है, सोशल मीडिया में काफी चल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो करते हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। तो अभी तक क्यों नहीं किए? देखिए, अमेरिका की समझ में ये आ चुका है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, और ये सारी लड़ाई जो अब मतलब चरम पे पहुंची है, उसमें सारा कुछ मिडिल ईस्ट का राजा कौन, इस पे आ गई है। ईरान भी ये दिखाना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में मैं भी एक शक्तिशाली देश हूँ, और ट्रंप की समझ में ये आ गया है कि हम युद्ध यदि शुरू किए तो युद्ध लड़ेंगे तो नुकसान हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके साथी देशों पे बड़ा नुकसान करेगा ये ईरान। ऐसे में ये टाल रहे हैं लगातार। अब अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रेटेजी ये की जा सकती है कि वेनेजुएला की तरह हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। उससे क्या होगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तो खमेनी को भी ये पता चल गया है कि हो सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो और हम जिस बंकर में उसको ट्रेस कर लिया हो अमेरिका, तो उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी बना के उसको कहीं छुपा दिया है। तो सहमात का खेल चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसमें दोनों एक दूसरे को मात देने की रणनीति बना के खड़े हुए। मतलब शतरंज का खिलाड़ी कौन बनेगा, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी तक चालें चली जा रही हैं। उधर वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन कैन ने ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी है। डैन कैन ने ट्रंप को चेताया है कि ईरान पर हमला महंगा पड़ सकता है, इस युद्ध में कई अमेरिकी फौजियों की जान जा सकती है। उधर वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर पर ट्रंप का जवाब भी आ गया है। ट्रंप ने ईरान को लेकर डैन कैन से मिली इस तरह की किसी भी चेतावनी से इनकार कर दिया है। वहीं नेतन्याहू ने एक बार फिर से खमेनी को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इजराइल पर अटैक किया तो वो ऐसा जवाब देंगे जिसकी कल्पना कभी नहीं की होगी ईरान ने। איש אינו יודע מה ילד יום. אנחנו עם עין פקוחה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני העברתי והעברתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה. राहुल सर, यहाँ पर तो फौजी तैयार नहीं है अमेरिका की, उनको बता रहे कि हम तो मारे जाएंगे। नहीं, देखिए, अगर फौज तैयार नहीं होती तो इतना बड़ा उन्होंने पूरा वहाँ पे हथियार जो है तैनात किए नहीं हो रहे होते। दो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे तैनात कर रहे हैं, बहुत सारे जहाज वहाँ पर विभिन्न तो जो चीफ का बयान है उसमें वो तो ट्रंप डिनाई कर चुके हैं। अब ये तो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप ने बोला या फिर सीधा सीधा जो है वो आर्मी के उनके किसी अधिकारी ने बोला, ऐसा तो नहीं। ये तो आप मानते कि नहीं है? देखिए, जिस तरह का उन्होंने तैयारी की है वो तो साफ है कि हमला करने की तैयारी की है। और दूसरा, भारत की तरफ से अपने सारे नागरिकों को ईरान छोड़ देने के लिए कहा गया है, और कहा गया है जो भी मीन्स हो आप ईरान छोड़ दें। इसी तरह बाकी देशों ने भी कहा है, तो इसका मतलब बाकी देशों को भी ये लग रहा है ना कि वहां पे हमला होने जा रहा है। आप ये मानने चाह रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हमला होगा? बिल्कुल होगा। इजराइल भी देखिए इसीलिए जो है ये बयान दे रहा है, नेतन्याहू इसीलिए बयान दे रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि हमला होने जा रहा है और हमारे देश पे तो अटैक होगा ही होगा। राकेश सर, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया था कि जिस तरह से हमास के चीफ को उन्होंने तेहरान में उड़ा दिया था। छोटी सी खबर। बिल्कुल सही। अभी आपने एसएमएस का जिक्र किया, तो मैं ये कहता हूं कि यदि सारी तैयारी हो चुकी है तो अमेरिका जैसे देश को हमले के लिए इतनी टाइम नहीं लगाना चाहिए। और लगातार मीटिंग, ये तीसरी बैठक हो रही है न्यूक्लियर को लेके, तो मीटिंग पे मीटिंग क्यों हो रही है? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि नुकसान होगा,
ये जाहिर सी बात है नुकसान होगा, इसीलिए शायद जो बेंजामिन नेतन्याहू इशारा कर रहे थे, इशारा इसी तरफ है कि कोवर्ट ऑपरेशन होगा। जिस तरह से उन्होंने तेहरान में ही हमास के चीफ को उड़ा दिया था, या फिर कहें कि बड़े बड़े साइंटिस्ट को उड़ा दिया गया था, तो सारे कोवर्ट ऑपरेशन थे। उसी तरह की चीज से भी हम गुरेज नहीं कर सकते या फिर इनकार नहीं कर सकते। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें चलते चलते, रूस को लेकर खबर आ रही है। जेलेंस्की को बड़ी धमकी दी गई है। रूस ने जेलेंस्की को 2 ऑप्शन दिए हैं, जान बचानी है तो यूरोप भाग जाएं, यह रूस की ओर से कहा गया है। कीव में फांसी पर लटकने के लिए या फिर तैयार रहें, यह बहुत बड़ी धमकी है और शायद पहली बार इस तरह से रूस की ओर से इस तरह की धमकी जेलेंस्की को दिया गया है। राकेश सर, ये धमकी आपको क्या लग रही है, जो धमकी रूस की ओर से दी गई है, ये बस कहने के लिए या फिर कुछ करने जा रहा है रूस? नहीं, रूस पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि छोटा देश यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की बोल रहे हैं कि थक चुके हैं सब लोग, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। पीछे आएंगे तो यूक्रेन उनके हाथ से जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो यूक्रेन नष्ट हो रहा है। तो ऐसे में वो बैकफुट भी नहीं जा सकते और फ्रंट में जाने की अब ताकत नहीं बची। तो जो रूस इसी स्थिति को देखते हुए धमकी दे रहा है कि या तो आप भाग जाओ और नहीं मारे जाओ। तो मानकर हम ये चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द शायद यूक्रेन और रूस के युद्ध का भी कोई एक रास्ता निकल के सामने आ सकता है। बहरहाल राकेश सर, राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।